हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज ये मेरा 29वां क्लास है। इसके पूर्व में मैंने 28 लेक्चर और लिए हैं। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये ज़रूरी है कि वो जाके पहले इसके प्रीवियस वाले क्लासेस को देख लें, तो उनकी एक अच्छी समझ बनती आएगी। तब वो इस क्लास में काफ़ी कंफर्टेबल होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। यदि आप डायरेक्ट इस क्लास को देखते हैं तो आप डेमो के तौर पे इस क्लास को देख सकते हैं, लेकिन आपकी जो समझ बनेगी वो आप जब पहले क्लास से होते हुए इस क्लास में आएंगे तभी होगी। बाकी आप इन्जॉय करना चाहते हैं तो इस क्लास में डायरेक्ट आप इन्जॉय कर सकते हैं, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट लिंक का है, तब तक आपका कॉन्सेप्ट सही ढंग से नहीं बनेगा। जो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा पहले क्लास को देखते हुए यहाँ तक आने में। तो ये ज़रूरी है कि आप जाके पहले इसके प्रीवियस क्लासेस को देखें, तो ये आप क्लासेस को अच्छे से कंफर्टेबल होकर पढ़ पाएंगे। हम आपको पढ़ा रहे थे कास्ट पुश इन्फ्लेशन। कास्ट पुश इन्फ्लेशन इसमें मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लीजिए ये पेन है जिसकी कीमत, जिसको बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो मैं उन चीज़ों को लिखता हूँ। कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी तो पहला इसको सबसे पहली ज़रूरत होगी लैंड की, जहाँ पे ये वस्तु बनाई जाएगी, तो लैंड की। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार मैं रिकॉल करता हूँ। लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। लैंड की ज़रूरत पड़ेगी तो लैंड के लिए आप क्या देंगे? जैसे मान लीजिए कोई आप किसी हाल में बनाते हैं, तो हाल के लिए लैंड ऑनर को जो है किराया देंगे। तो क्या देंगे? किराया देंगे। ठीक है। और दूसरा जो है, ये ज़रूरत होगी लेबर की, जो काम करने वाले आपको श्रमिक की ज़रूरत होगी, तो लेबर की ज़रूरत होगी। तो लेबर के लिए आप क्या देंगे? वेजेस देंगे, यानी कि श्रम की। ठीक है, या मजदूरी कह सकते हैं, मजदूरी, आप मजदूरी देंगे। और तीसरा जो है, आपको ये पेन बनाने के लिए ज़रूरी है कि कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैपिटल आप कहाँ से लेंगे? यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप बैंक से लेंगे। बैंक से लेंगे तो उसमें क्या होगा? उसको आप देंगे ब्याज। कैपिटल, कैपिटल के लिए आप देंगे ब्याज। ठीक है। और चौथा है, आप यानी कि जो आदमी इस प्रोजेक्ट को लगा रहा है पेन को बनाने का, यानी उद्यमी, उद्यमी को भी तो कुछ मिलना चाहिए। अगर उसको कुछ मिलना ही नहीं है तो काम किस बात का करना? तो उसको जो मिलता है क्या? लाभांश। लाभांश यानी प्रॉफिट। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी सारी चीज़ है, बिना ज़रूरी कोई इसमें कोई नहीं है। पांचवा इसमें आप जब उत्पादन करेंगे तो भारत सरकार को एक टैक्स भी जाएगा, तो ये टैक्स। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये पेन जो है, इसमें किराया आपने दिया 2 रुपया। ठीक है, आपने लेबर को दिया 2 रुपया, आपने कैपिटल का जो इंटरेस्ट आपने पे किया EMI वो 2 रुपया, उद्यमी को आपने दिया, यानी आप अपने लिए लाभांश लिए 2 रुपया, और भारत सरकार को टैक्स दिया 2 रुपया, अर्थात टोटल जो है 10 रुपया आपका कॉस्टिंग आया। ये बाजार मूल्य है। ठीक है, जो लागत मूल्य है वो 8 रुपया है, लेकिन जब वो बाजार में बिकने के लिए आता है तो 2 रुपये टैक्स लगता है, तो 10 रुपये हो जाता है। और इसी पे वैल्यूएशन होती है कि वो महंगा है कि सस्ता है। बनने से थोड़े होता है, जब बाजार में बिकने आएगा तभी तो ये पता चलेगा कि महंगा है कि सस्ता है। तो बाजार में बिकने आएगा तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, यानी इस पे बात होगी, बाजार मूल्य पे। ठीक है। अब देखें आप कि कास्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे होगा, कि कास्ट कैसे बढ़ जाता है यदि किराया बढ़ जाए। तो आप देखते होंगे कि जब आप किसी चीज़ का एग्रीमेंट करते हैं, कोई आप उसका, जैसे आप किराएदार हैं, तो आप किराएदार जब रहते हैं तो आप मालिक से एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि एनुअली आप कितना ग्रोथ देंगे उसको। ठीक है, तो आप मान लीजिए 10% ग्रोथ दिए उसको। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 रुपया बढ़ गया। ठीक, 1 रुपया बढ़ गया तो क्या उद्यमी अपने जेब से थोड़े देगा? तो वो भी वस्तु की कीमत में ही बढ़ा देगा, यानी कि किराया बढ़ा दिया।
जो ये लैंड का रेट था 2 रुपया, तो 3 हो गया, तो 3 उसने लिख दिया। तो इससे क्या होगा, वस्तु महंगी हो जाएगी। वस्तु जब महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, कास्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कास्ट यानी कीमत बढ़ जाएगी, कास्ट पुश यानी कीमत बढ़ जाएगी, कीमत के बढ़ने से क्या होगा, महंगाई आएगी। ठीक है, तो कास्ट पुश इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, इसका सीधा संबंध महंगाई से है। ठीक है, लेबर, यदि लेबर 2 रुपया में आज है तो लेबर जो है 1 रुपया मान लीजिए बढ़ गया तो ये 3 रुपया हो गया, यानी कि लेबर महंगा हो जाएगा। लेबर महंगा हो जाएगा तब भी कास्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, भारत में अन्य देशों की तुलना में, जैसे चाइना, बांग्लादेश की तुलना में हमारा लेबर थोड़ा महंगा है, और इससे होता नहीं है कुछ भी। जैसे देखें, समझें आपकी, जैसे इनका 2 से 3 रुपया बढ़ गया, इन्होंने कहा कि मेरा बहुत कम है, मेरा बढ़ाइए, 2 से 3 हो गया, तो ये वस्तुओं की कीमत भी बढ़ गई। तो इनको 2 का 3 जब हुआ तब भी इनके लिए उतना ही एक इनके पैसे का क्रय शक्ति क्षमता होगी, जितना वो 2 रुपए में खरीदते थे उतना ही 3 में खरीदेंगे। आप सोचें कि जब 1962 से पहले जो गोल्ड था उसका प्राइस 100 रुपए के अंदर था। ठीक है, जितना उस टाइम आप 100 रुपए से खरीद सकते थे, आज उतना ही 50,000 से नहीं खरीद पाएंगे। तो ये होता है कि आप वैल्यू बढ़ी, आपने आपका पैसा बढ़ा तो उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ जाएगी। क्योंकि उद्यमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई फर्क नहीं, इसका प्रॉफिट तय है, इसको अपना प्रॉफिट जो लेना है वो लेगा, और जितना आपका रेट बढ़ता जाएगा उसमें वो इंक्लूड करता जाएगा। ये सारे भार उसके ऊपर आएंगे जो उपभोक्ता होगा, लास्ट में जो कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूम करने वाले भी तो लोग आप ही हैं, तो ये सबके ऊपर भार आरोपित होगा। ठीक है, अब तीसरा मैं ब्याज को छोड़ता हूं, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। उद्यमी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इनका रहता है। अब ये जैसे कपड़ा है, कोई ये कपड़ा अगर बांग्लादेश में जब ये बनता है, क्योंकि बांग्लादेश में श्रम जो है थोड़ा सस्ता है, तो वहाँ पे सारी कंपनियाँ वहीं से मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं, तो उसके बाद लाके यहाँ भारत में बेचती हैं। तो वहाँ पे जो बनता है तो ये 150-200 रुपये का बन जाता है, और उसके बाद जब ब्रांडिंग हो के यहाँ पे आती है 3,000-4,000 का शर्ट लग जाता है, तब उसकी एक इतना मतलब कि 3,000-4 मतलब कि 150-200 रुपये कहाँ उसका लागत है, और 3-4 हज़ार का बिक रहा है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत लंबा चौड़ा ये लोग लेते हैं। तो इससे भी क्या होता है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, यानी कि कास्ट बढ़ जाएगी। तो जब ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे तो कास्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, टैक्स, भारत सरकार को ये ज़रूरत होती है कि 2 पैसा कहीं से आ जाए, तो 2 पैसे के चक्कर में वो कहीं ना कहीं वो चाहती है, क्योंकि उसकी सीमाएं हैं, भारत सरकार जूझ रही है। ठीक है, तो जूझ रहे है, इस कारण उसको भी 2 पैसा कहीं से बढ़ा के चाहिए। तो टैक्स को लगातार कुछ ना कुछ बढ़ाती घटाती रहती है, घटाती कम ही बढ़ाती ज़्यादा रहती है, तो बढ़ाती रहती है। इससे जो है, मान लीजिए 2 रुपये आज टैक्स है, कल उसने कुछ बढ़ा दिया, 3 रुपया हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है कास्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेवार है। अब हम आपको जो है ब्याज वाले पोर्शन को थोड़ा डिटेल में बताते हैं। कैपिटल, देखिए कैपिटल में होता यह है कि ब्याज जो है ये दो मेन जो टॉपिक हैं उनके बीच की कड़ी है। एक राजकोषीय नीति, देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं तो फिर आपको बताऊं सर। देखें, 2 चीज है, एक राजकोषीय नीति और दूसरा है मौद्रिक नीति। ठीक है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, इसके बीच की जो कड़ी है वो है ब्याज। ठीक, दोनों का जो कनेक्टिंग बॉडी है वो ब्याज है। अब आप इसको मैं समझाता हूं तो आप सारी चीजें समझेंगे। देखिए, राजकोषीय नीति के हिसाब से यह तय होता है कि यदि आप सोचें राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है, ग्रोथ प्राप्त करना, यानी कि जो भारत सरकार है उसका उद्देश्य क्या है। इसका भारत सरकार का उद्देश्य है कि हमारा देश आगे जाए। उद्देश्य तो दोनों का है कि हमारा देश आगे जाए, लेकिन ये राजकोषीय नीति जो है इसका उद्देश्य डायरेक्ट ग्रोथ से है। ठीक है, ग्रोथ रेट इसका
जो तय हुआ है उसको प्राप्त करने का, यानी देश को तरक्की पे ले जाने का, यानी कि उत्पादन करने का। ग्रोथ का सीधा संबंध जो है वो उत्पादन से है। जितना उत्पादन होगा उतना ही देश ग्रो करेगा, उतना ही ग्रोथ मिलेगा। तो यानी कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमें? ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें यह चाहिए कि हमारा उत्पादन बढ़े, और उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए कि निवेश हो। ठीक है, देखिए ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए हमको? उत्पादन बढ़े, और उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम निवेश करें। ठीक है, खूब अच्छी मात्रा में निवेश हो। तो निवेश के लिए क्या ज़रूरी है कि घरेलू पूंजी की सस्ती उपलब्धता हमारे पास हो। घरेलू पूंजी जो हमारे पास हो वो सस्ते हमारे पास अवेलेबल हो। यानी कि आप सोचें कि हमारे जो उद्यमी हैं यदि वो चाहें कि निवेश करें, तो क्या अभी 20% आप इंटरेस्ट रेट कर दें तो उसमें कोई निवेश करेगा? भाई आपने निवेश क्या करेगा? 20% जब इंटरेस्ट रेट होगा तो उस पर उसको प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। या फिर अगर जैसे मान लीजिए उत्पादन भी किया तो उसकी कास्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोग उसका डिमांड ही नहीं करेंगे। तो डिमांड नहीं करेंगे तो वो प्रॉफिट का बिजनेस नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि निवेश बढ़ने के लिए आपके ब्याज की दर कम हो, यानी कि पूंजी जो उपलब्ध हो बहुत ही सस्ती पूंजी उपलब्ध हो। तो सस्ती पूंजी उपलब्ध होने के लिए ये जरूरी है कि उसके ऊपर ब्याज दर कम हो। ठीक है, ब्याज दर कम हो, सस्ती पूंजी हो, सस्ती पूंजी की उपलब्धता हो। तो सस्ती पूंजी जब उपलब्ध होगी तब हम जो है निवेश करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा तो ग्रोथ प्राप्त होगा। ग्रोथ ही राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये अब समस्या भारत में क्या है कि जो वैश्विक स्तर पे हम देखते हैं, तो वैश्विक स्तर पे जैसे आपको मैं एक केस समझाता हूँ। रिलायंस ने भी थोड़े दिन पहले, 3-4 साल पहले, उसने एक जो है कई बिलियन जो है उधार लिया था जापान सरकार से। ठीक है, बैंक ऑफ जापान से। तो उसको जो लोन मिला था वो 1% रेट इंटरेस्ट से, मतलब 1% है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिला था। अभी जो बुलेट ट्रेन की परियोजना चल रही है उसमें भारत सरकार को जो बैंक ऑफ जापान ने लोन दिया है वो 0.1% जो है रेट से दिया है। इतना कम इंटरेस्ट रेट है। और भारत में 8%, 10%, 11%, आप देखते होंगे पर्सनल लोन तो 11% पहुंच गया है। तो ऐसे ऐसे बहुत महंगे जो रेट है हमारे यहाँ इतना है। वैश्विक स्तर पे 1 से 1.5% पे पूंजी उपलब्ध है, और भारत में जो है 8 से 10% पे पूंजी उपलब्ध है। तो हमारी जो इतनी महंगी पूंजी है इस वजह से हमारे यहाँ निवेश होने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो भारत सरकार ने अभी इसके रेट को थोड़ा सा डाउन किया है, यानी कि पूंजी की सस्ती उपलब्धता प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। ठीक है, तब आप देखते होंगे कि भारत सरकार ऐसे डिसीजन लेती है कि हम आपको थोड़ा सस्ता लोन देंगे, हम कुछ सब्सिडी देंगे, तो आपको लगता होगा कि ये कारपोरेट की सरकार है। कारपोरेट की सरकार, कारपोरेट ही उसका जिम्मेवार नहीं है। ये आपके देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि सरकार ऐसे डिसीजन ले। नहीं डिसीजन लेगा तो आपका ग्रोथ नहीं होगा तो आपके आय का सृजन नहीं होगा, और आप पूरी तरह से डायरेक्ट प्रभावित होंगे, यहाँ की आम जनता प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि सस्ती पूंजी की उपलब्धता हो। आपने एक पहलू देख लिया, अब मैं आपको दूसरा पहलू दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार जो है 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज देना शुरू कर दे। ठीक है, 1% पे हमने मान लिया कि भाई हमारे यहाँ बहुत महंगा है, और मैंने शुरू किया, भारत सरकार ने कहा कि 1% पे दो इनको। 1% पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर ब्याज मिलने लगे तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं? सारे लोग लाइन में लग जाएंगे, लोन चाहिए मुझे। ठीक है, सब लोन लेने लगेंगे तो क्या होगा? डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जब 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा तो लोग कहेंगे चलो घर बनवा लेते हैं। सभी लोग घर बनवाने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार, और जब सभी लोग बिल्कुल तैयार तो डिमांड बढ़ जाएगी, और सप्लाई उस कंपैरिजन में नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से डिमांड हो रहा है। यानी कि सभी लोग जब ईटा, गिट्टी, मोरंग, बालू, ये सारे जो रॉ मटेरियल हैं इनकी डिमांड करने लगेंगे तो इनकी उपलब्धता उस कंपैरिजन में नहीं हो पाने के कारण उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो जो ट्रक आपको 70,000, 60,000, 50,000 में मिलता है वो 1.5 लाख में मिलने लगेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए
वहाँ पे आती है मौद्रिक नीति। तो आरबीआई क्या करता है, ब्याज की दर को कम नहीं करने देता है इतना, वो एक ब्याज को मेंटेन करता है, देखता है कि इतने से काम चल रहा है 1% से तो ठीक है, महंगाई बढ़नी शुरू हुई तो तुरंत उसने जो है रेट बढ़ा दिया। इसको हम बहुत डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना कॉमन सेंस समझ लें, आप अपना एनालिटिकल पावर थोड़ा सा इतना ज़रूर आप इम्प्लीमेंट कर लें इस पर कि 1% जो है, अभी मान लीजिए भारत सरकार ने तय किया कि भाई हमको ग्रोथ प्राप्त करना है, इसलिए हमको 1% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको पूंजी उपलब्ध कराना है, जिससे निवेश बढ़े, हम ग्रोथ करें। लेकिन जब इससे महंगाई बढ़ने लगेगी, तुरंत जो है आरबीआई आके इंटरफियर कर देगा, वो कहेगा कि नहीं, वैसे नहीं चलेगा, अब इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दीजिए, 5%, 7%, 10% कर दीजिए, कि जिससे लोगों के पास लिक्विडिटी की ज़्यादा मात्रा ना पहुंच जाए, जिससे जो है इन्फ्लेशन विकराल रूप ले ले। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर जो है मौद्रिक नीति में आरबीआई आ जाती है। तो इस तरह से जो है इसका घटना भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और बढ़ना भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको साफ करता हूँ, आगे चलता हूँ। हम आपसे 2 चीज़ों का जिक्र किए थे। पहला, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था, वित्त व्यवस्था, और दूसरा पब्लिक से उधारीकरण। घाटे की वित्त व्यवस्था ये थी कि आरबीआई से उधारीकरण, आरबीआई से उधारीकरण। हम आपसे पूछे थे कि आरबीआई से उधारीकरण ज़्यादा बेहतर है कि पब्लिक से उधारीकरण ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपसे क्वेश्चन था। अब मैं इसके एनालिटिकल पे चलता हूँ, पोर्शन पे मैं इस पे एनालिसिस करता हूँ कि किस, देखिए ज़रूरत इस सब्जेक्ट में एनालिसिस की ही है, एनालिसिस से ही आपका समझ विकसित होगा। तो हम आपसे चर्चा करते हैं कि आरबीआई से उधारीकरण ज़्यादा बेहतर था, जो कि पुरानी नीति थी जिसको हम 1997 में छोड़ दिए थे, कि पब्लिक से उधारीकरण। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो क्या इससे समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी? इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है, आरबीआई से उधारीकरण कि पब्लिक से उधारीकरण? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। मैं अपने सुझाव आपको अब एनालिसिस करके मैं बताता हूँ। देखिए, आरबीआई से जब उधारीकरण करेंगे, तो आरबीआई से जब उधारीकरण करते थे तो भारत सरकार आरबीआई को एक प्रतिभूति जारी करता था। ठीक है, जिसको कहते हैं एडहॉक ट्रेजरी बिल। एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करता था। बिल और बांड मैंने आपको बताया था, बिल और बांड दोनों ऋण प्रकृति के होते हैं। बिल जो है 1 साल से कम अवधि यानी अल्पकालिक अवधि का होता है, और बांड 1 साल से अधिक का यानी कि दीर्घकालिक अवधि का होता है। तो आरबीआई जो है, आरबीआई से उधारीकरण ऐसे करती थी भारत सरकार कि भारत सरकार एक प्रतिभूति जारी करती थी आरबीआई को, और आरबीआई उसके एवरेज में भारत सरकार को पैसा देती थी। तो भारत अपने राजकोषीय घाटे को इससे संतुष्ट करती थी, यानी कि जो उसका वित्त प्रबंधन था उससे उसको संतुष्ट करती थी। देखें, भारत सरकार को मैं एक बार 60 में बता देता हूं कि क्या समस्या है, उस पर मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो आप समझ जाएंगे। देखें, हमारा जो बजट होता है, हम अपना आय पहले हमको जो मिल जाता है, हम अपनी इनकम के बाद बजट तय करते हैं कि जैसे हमारा 100 रुपया का इनकम हो गया तो हमें अब कितना जो है खर्चा करना है, कितना बचाना है, वो हम लोग तय करते हैं। लेकिन भारत सरकार इस तरह से अपने बजट को नहीं बनाती है। भारत सरकार किस तरह से बजट को बनाती है, हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले भारत सरकार ये तय करती है कि हमको कितना जो है, कितना हमको ग्रोथ चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि 8% हमको ग्रोथ चाहिए। ठीक है, ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ 8% हमको प्राप्त करना है, ये मेरा उद्देश्य हो गया। अब इसके नीचे हम नहीं आ सकते। तो यदि हमको 8% ग्रोथ प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको ये जरूरी है कि ये जान लेना कि हमें कितना खर्चा करना है।
तो खर्चा करने की बात हुई तो हम मान लेते हैं कि 500 रुपया खर्चा करने की बात हो गई। ये एक्चुअली में 500 नहीं है, जैसे 2022-23 का जो बजट आया है उसमें तकरीबन 39.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है। तो 39.5 लाख लेके हम कैलकुलेट करेंगे तो आप 39.5 लाख करोड़ पे ही कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए हम उसको 500 रुपया ले रहे हैं ईजी बनाने के लिए। ठीक है, अब 500 रुपया हमको खर्चा करके 8% ग्रोथ मिल जाएगा, ये बात तय हो गई। अब हमारे पास व्यवस्था कितनी है पैसे की? तो भारत की मूल समस्या यही है कि भारत के पास आय कम है, व्यय ज़्यादा है, यानी कि आमदनी 98 है, खर्चा रुपया। तो अब आप देखें कि हमारे जो आय का साधन है, ये देखिए व्यय हो गया, खर्चा, सॉरी इसको लिख देते हैं खर्चा। खर्चा हमको 500 करना है और हमारा आय हम देख लेते हैं, आय कितना है। आय का भारत सरकार के पास दो साधन होता है, क्या क्या? एक टैक्स से और दूसरा नॉन टैक्स से। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बताया हूं, लेकिन अब चूंकि कुछ लोग नए जुड़े होंगे तो उनको बताने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा मैं शॉर्ट में बता दूं, नहीं तो उनके लिए बिल्कुल क्लास नया सा लगेगा और बिल्कुल बोर हो जाएंगे, वो उनको थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहा हूँ और जो पुराने लोग पढ़ के आ भी रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखें आय जो है दो तरीके से होता है, एक टैक्स से और दूसरा नॉन टैक्स से, कर से गैर कर से। तो टैक्स से थोड़ा अच्छी मात्रा में इनकम होता है भारत सरकार का, नॉन टैक्स से बहुत ही थोड़ा होता है। तो टैक्स से हम मान लेते हैं कि 350 रुपया आया, ठीक है, और नॉन टैक्स से हमको मिला 50 रुपया। टोटल कितना हो गया? 400 रुपया। अब आप देखें समस्या शुरू है। 350 रुपया हमको टैक्स से मिला, 50 रुपया नॉन टैक्स से मिला और टोटल हुआ 400 रुपया। अब हमारे पास कम कितना हो रहा है? 100 रुपया। देखें अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 400 रुपया। हमें 8% ग्रोथ प्राप्त करना है, उसके लिए जो खर्चा तय हुआ 500 रुपया हुआ, हमारे पास आय है 400 रुपया। तो अब हमको जो 100 रुपये की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, उसको प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम किससे उधारीकरण करें। एक तरीका तो यह है कि हम आरबीआई से उधार ले लें 100 रुपया, दूसरा तरीका है पब्लिक से हम उधार ले लें 100 रुपया। तो हम पहली बार तय कर रहे हैं कि हम आरबीआई से उधार लेते हैं। आरबीआई से जब हम उधार लेने के लिए जाते थे तो हमारा जो तरीका था कि हम प्रतिभूति जारी करते थे, यानी एडहॉक ट्रेजरी बिल हम जारी करते थे, उसके एवरेज में हम भारत सरकार से पैसा ले लेते थे। हमारी आदत इतनी ख़राब हो गई कि कुछ भी करने के लिए हम ट्रेजरी बिल जारी किए और पैसा इधर से ले लिए। यही करते करते हमारी पूरी इकॉनमी कोलैप्स कर गई। तो इससे होता क्या है कि जैसे आपको ये आदत पड़ जाए कि आपको करना धरना कुछ नहीं, आप अपने आय का दूसरा साधन ये जो जरूरी वाला है इस पे काम ना करें और आप सीधा प्रतिभूति जारी करें और पैसा लिए काम की, बात खत्म। ये जब आदत पड़ जाएगी तो होगा क्या इससे? जब आरबीआई से आप पैसा लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा? जब लिखे तब पैसा मिल गया, जब लिखे तब पैसा मिल गया। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में बहुत पैसा आ जाएगा। मार्केट में जब बहुत पैसा आ जाएगा तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो एक तो ये होगा कि ब्लैक मनी यानी पैरेलल इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। ब्लैक मनी का जो कॉन्सेप्ट आया उसका कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इसका योगदान है। ठीक है, भ्रष्ट तो हम लोग है ही हैं, कितने कारण होंगे अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा, लेकिन आप ये जानें कि पैरेलल इकोनॉमी भी यहीं से शुरू हुई इसके कारण। और उधारीकरण से दूसरा ये शुरू हुआ कि मनी सप्लाई मार्केट में बहुत बढ़ गया। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो सबके पास पैसा हो गया। जब सबके पास पैसा हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए भाई, पेन मान लीजिए 1 रुपया है, इसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उत्पादन करें, वो आपके पास क्षमता है नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आप काम ही नहीं कर रहे हैं सही से। यानी कि आप उत्पादन बढ़ाने पे काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पैसा छापने पे काम कर रहे हैं। पैसा को जब आप मार्केट में डाल देंगे और उत्पादन आपका नहीं बढ़ रहा होगा तो डिमांड, जो पैसे की क्षमता होती है वो डिमांड बढ़ाने की क्षमता उसके अंदर होती है, लेकिन सप्लाई डायरेक्ट बढ़ा देने की क्षमता उसके पास नहीं होती है। तो जब वो डिमांड तो बढ़ा दिया कि सबको पेन चाहिए, लेकिन सप्लाई पेन की है नहीं। एक पेन है, 10 लोग इसके मांगने वाले हैं। दुकान पे गए 10 लोग, ये पेन 10 रुपए का था, लेकिन जब 10 लोग पहुंचे तो दुकानदार इसको कर दिया 20 रुपए का। तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो लेगा। तो क्या हुआ कि वस्तु की कीमत बढ़ गई। क्योंकि सबके पास पैसा है तो डिमांड बढ़ गया, लेकिन सप्लाई उस कंपैरिजन में नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है?
महंगाई बढ़ जाती है। तो 1962 के दौर में आप देखे होंगे कि एक महंगे भारत का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये जब हम आरबीआई से उधार लेते हैं तो हमारी ये समस्या उत्पन्न होती है, और इससे जो 1990 में हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप मुझे बताएं कि ये तो बहुत बुरी स्थिति है, तो हम क्या करें कि हम बाजार में जो सप्लाई है वो ना बढ़े, उसके लिए हम क्या करें, हम पब्लिक से उधार कर लें, यानी हम मार्केट से, लोगों से पैसा उधार करें। तो लोगों से जब उधार लेने के लिए हम क्या करते थे, बांड जारी करते थे, बांड जारी किए। तो हमने क्या किया कि हम मतलब भारत सरकार के पास चूंकि ये 100 रुपए की व्यवस्था बनाना है, तो ये देखें पहली व्यवस्था जो है आरबीआई से उधारीकरण, इसको फिर छोड़ना पड़ा क्योंकि यही बहुत बुरी स्थिति में हमको लेके चला गया। तो 1997 में धीरे धीरे करके इसको छोड़ दिया गया। अब जो है पब्लिक से उधारीकरण, पब्लिक से उधारीकरण में क्या फायदे क्या नुकसान, इसके बारे में चर्चा करता हूं। देखिए, जब पब्लिक से आप उधारीकरण की तरफ जाएंगे तो ये जरूरी है कि उनको आप कोई तरीका अपनाएंगे। तो उसमें जो है बांड हमने जारी किया, बांड जारी किया, उसमें तय किया कि इस बांड की कीमत जो इसका फेस वैल्यू दिख रहा है 100 रुपया, आपको मैं 50 रुपये में बेच रहा हूं, यानी कि मैंने उसको बांड जारी किया, उसके एवरेज में पैसा जो है हमने मार्केट से उठाया, यानी मार्केट से ही हम लोगों ने लोन लेने का प्रयास किया। ठीक है, हमने लोन लिया, लोन लेके ये 100 रुपया हमने पूरा कर लिया, 100 रुपया पूरा करके हमने निवेश किया, ग्रोथ किया, देश को आगे ले गए। लेकिन होगा क्या इससे, जब मार्केट से आप जो है पैसा उठाने लगेंगे तो ये जो सही है कि फिर लिक्विडिटी वहाँ पे बैलेंस रहेगी, क्योंकि जैसे आपने पैसा उठा लिया तो पैसा कम नहीं हो जाएगा, पैसा आपने उठाया फिर निवेश किया फिर वहीं पे पैसा आ गया, यानी कि पैसा जो है संतुलन में रहा, लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं बढ़ी, जितनी थी उतनी पे ही कांस्टेंट रही। लेकिन अब समस्या इससे ये आएगी जब एक तो भारत में पूंजी जो है ऐसे ही महंगी, और उसमें भारत सरकार चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में 15 लाख करोड़ रुपया भारत से पब्लिक से उधारीकरण हो रहा है, 10 लाख करोड़ रुपया, यानी बहुत बड़ी संख्या में जब उधारीकरण हो रहा है। भारत सरकार चूंकि 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 20,000 रुपया उधार नहीं लेती है, जब वो लेती है तो कई लाख करोड़ लेती है। तो कई लाख करोड़ जब उधार लेगी तो स्थिति ये बन जाएगी कि पब्लिक जो है यानी कि पूंजी बहुत महंगी हो जाएगी, यानी जब भारत सरकार वहाँ से लोन लेने लगेगी तो पूंजी बहुत तेजी से महंगी हो जाएगी। जब पूंजी महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमारे निवेशक हैं वो निवेश करने में, चूंकि उनको जब महंगी पूंजी मिलेगी तो उनके साथ दिक्कत शुरू हो जाएगी, वो जो है महंगी वस्तुएं हो जाएंगी। महंगी जब वस्तुएं हो जाएंगी, चूंकि जैसे आप समझें कि जब उनका कास्ट, मैंने आपको भी समझाया कि जैसे उन वस्तुएं तब भी महंगी हो जाएंगी जब उनकी पूंजी महंगी हो जाए, पूंजी का ब्याज होगा, ब्याज महंगा हो जाएगा, ब्याज महंगा होने से कास्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, यानी कि वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ने से भी एक महंगाई का जन्म होगा, जिसे कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। तो इससे निर्यात भी प्रभावित होगा क्योंकि आपकी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। तो इससे भी कहीं ना कहीं, यानी कि जब पूंजी महंगी तो फिर निवेशक जो है आपकी पूंजी का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार उसकी पूंजी, तो उससे प्रॉफिट उनको नहीं मिलेगा, तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो जो है उत्पादन क्षमता घटेगी, उत्पादन क्षमता घटेगी तो ग्रोथ घटेगा, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। यानी कि तरीके दोनों गड़बड़ हैं। ठीक है, उधारीकरण चाहे आप इससे करें आरबीआई से चाहे पब्लिक से, दोनों का ये दोनों अच्छे तरीके नहीं हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। इकोनॉमिक्स आप धीरे धीरे समझते चलिए, सारी चीज़ मैं समझाता चलूँगा, फिर बाद में आप खुद से कैलकुलेट करना कि क्या सही क्या बुरा, मतलब क्या खोया क्या पाया, आप खुद से समझने की स्थिति में आ जाएंगे। जो आप इस सब्जेक्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, अब हमें लगता है कि आप धीरे धीरे सारी चीज़ें खोल के समझने लगेंगे, सबको सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। मैं इसको साफ करता हूं, आगे बताता हूं। ये जो 100 रुपया प्राप्त करने का मामला है, ये 100 रुपया प्राप्त करने का मामला, हम इसी पे चर्चा कर रहे थे। तो हम ऋण में किनसे ऋण लें, इसमें हम बात कर चुके हैं। पहला जो है आरबीआई से, ठीक है, और दूसरा हमने चर्चा किया पब्लिक से, तीसरा इसके प्रीवियस वाले क्लास में मैंने चर्चा किया था पब्लिक अकाउंट से, ठीक है, पब्लिक अकाउंट से।
अब चौथा तरीका जो 1991 में पहली बार मनमोहन सिंह साहब ने इसका प्रपोजल रखा, इसको सुझाया था, वो था विनिवेश। विनिवेश, ठीक है, विनिवेश। इससे भी ये 100 रुपया प्राप्त करने का तरीका है। देखिए, निवेश में क्या होता है कि हम रुपया लगाते हैं और हम अपने लिए एसेट बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया कि हम पहले पैसा लगाया और किसी पीएसयू को बनाया, तो हमारे लिए पीएसयू एसेट हो गया। लेकिन अब हमें ज़रूरत ये है कि अभी हमको अब रुपए की ज़रूरत है, तो उस केस को हम विनिवेश कहेंगे कि हमको अब रुपए की ज़रूरत है, तो हम एसेट को बेचेंगे और उसके एवरेज में रुपए को लेंगे। तो पहले निवेश होता है रुपए से एसेट की तरफ जाना, अब एसेट से रुपए हमको इकट्ठा करके अब उसको हम कहेंगे विनिवेश। तो भारत सरकार के पास एक ऑप्शन विनिवेश से भी पैसा प्राप्त करने का, यानी 100 रुपया ये प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। तो पहली बार 1991 में जो है मनमोहन सिंह साहब ने ये इसको सुझाव दिया था कि विनिवेश अब इसको रिप्लेस करेगा। लेकिन उस टाइम जो है, उसके पहले जो बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ, तो उसके जो पहले और लास्ट मंत्री बनाए गए अरुण शोरे, जो कि अभी बीजेपी में है, ठीक है। तो अरुण शोरे साहब जो है बनाए गए इसके पहले और अंतिम विनिवेश मंत्री, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे विनिवेश में किसी वस्तु का, जैसे किसी एसेट का विनिवेश करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी एक वैल्यूएशन तय होती है। तो अब हम लोग इतने अच्छे हैं, मैं उसी पे एक बार एक पॉइंट बताता हूँ कि हमारे अधिकारी, हमारे नेता कितने अच्छे हैं, उनका एक प्रदर्शन में आपको चर्चा करता हूँ। क्योंकि भारत सरकार क्या है, भारत सरकार कोई सजीव नहीं है। भारत सरकार जो है, हम और आप जो हैं वही भारत सरकार है। हमारे आप से ही भारत सरकार बनती है। तो भारत सरकार की जो आत्मा है हम ही आप लोग हैं। तो हमारे आपके ही परफॉर्मेंस से भारत सरकार आगे जाएगी और हमारे ही आपके परफॉर्मेंस के नीचे जाने से भारत सरकार नीचे जाएगी। तो हमारा आपका परफॉर्मेंस मैं आपको बताता हूँ। विनिवेश जो है जब 1991 में शुरू हुआ, अरुण शोरे इसके जो है मिनिस्टर बनाए गए पहले और अंतिम। तो उस टाइम पे एक जो है उदयपुर में एक होटल था। जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट के बहुत सारे चेन ऑफ होटल हैं, उसमें विनिवेश करने का एक होटल उदयपुर का जो है विनिवेश करने की बात आई। तो उसकी जो वैल्यूएशन थी, ओरिजिनल वैल्यूएशन, वो थी 243 करोड़। ठीक, 243 करोड़, इससे 243 करोड़ आप मान लें। 243 करोड़ उसका एक्चुअल वैल्यू था उस टाइम का। लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं, कोई अधिकारी तो बैठेगा, जैसे इसकी वैल्यूएशन करने के लिए जो टीम बनेगी, उसका मुखिया जो बनेगा, उस टीम का लीडर जो होगा, वो कोई आईएएस अधिकारी ही होगा। तो उसने तय किया, जैसे आईएएस अधिकारी है, चूंकि उसको भी देखिए, अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, अभी कह दिया जाए कि घूस खत्म, तो इसमें 99% लोग छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारी टेंडेंसी है। देखें, घूस को जो है अब सामाजिक मान्यता भी मिल गई है। जैसे आप देखते होंगे कि 10 फॉर्च्यूनर किसी के पीछे जा रहा है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये किस तरह से पैसा लाया है, बल्कि एक उसके ग्लैमर को देख के उसके पीछे दौड़ रहे हैं। और वो मुझे पर्सनली, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत है कि मुझे ऐसा लगता है, इकोनॉमिक्स को पढ़ने समझने के बाद, पढ़ाने का परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक व्यक्तिगत अपना अनुभव बताता हूँ कि मुझे ये लगता है कि जब मैं किसी चोर को देखता हूँ और उसे लोग मार रहे होते हैं, तो मुझे तकलीफ होती है कि वो तो हो सकता है कि अपने पेट को भरने के लिए वो चोरी किया हो, ठीक है, आप उसको इतना बुरा मानते हैं। वो अपने पेट भरने के लिए, आप देखते होंगे वो चेहरे से भी ऐसा लगता है कि वो पेट से टूटा हुआ रहता है, वो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए ही शायद मुझे लगता है कि चोरी कर रहा होगा, उसको हम लोग इतना मारते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखें, जो ऑफिस में, बड़े बड़े ऑफिस में एकदम बैठे हुए हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ये सब कितने बड़े चोर हैं, आप यहीं से समझ जाएंगे। ये सब बैठे हैं, ये एक्चुअल में चोर हैं, जितने भी हैं उसमें कुछ को छोड़ के ज़्यादातर सब चोर हैं। लेकिन इनको भगवान की तरह, जैसे कोई डीएम गया डिस्ट्रिक्ट में, तो वो एज ए राजा अपने आप को ट्रीट करता है, वो नौकर नहीं मानता अपने आप को। वो जनता का नौकर है, लेकिन जनता का नौकर नहीं, वो बादशाह है।
और वो इस ज़िले का बादशाह की तरह अपने आप को ट्रीट करता है। क्या आप किसी को गाली दे सकते हैं? आपके ऑफिस में जाए कोई तो आपको कोई गाली नहीं दे सकता, क्योंकि वो राजा हैं और उनका एक अपना ईगो है, और उस ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए पूरा जिला तबाह हो सकता है। कोई भी आदमी कितने नीचे तक। अच्छा, आपको क्या नहीं लगता है कि आप एकदम सत्य हो लेकिन डीएम साहब से आपकी दुश्मनी हो जाए, छोड़िए डीएम साहब को, आपके थाने का एसओ से आपकी अगर दुश्मनी हो जाए तो आप उस थाने क्षेत्र में नहीं रह सकते, आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इतने करप्टेड हैं और आपके अधिकारों को इतना सीमित कर दिया गया है कि आप अपने अधिकार के होते हुए भी आप इन लोगों के भ्रष्टाचार और इन लोगों के ईगो सेटिस्फैक्शन के आगे आपका कोई भी वजूद नहीं है, आपकी कोई भी गरिमा नहीं है, आपका कोई भी अधिकार नहीं है। सारी चीज़ें सिर्फ किताबों में हैं, आप रियल मायने में कुछ भी नहीं पाएंगे। ये भारत सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया आज भी है, लेकिन सोने की चिड़िया यदि अपना परफॉर्मेंस बेटर नहीं कर पा रही है तो उसमें इस तरह के करप्शन की ही देन है, जिस कारण हम लोग जो परफॉर्मेंस हमें चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में यूथ है, अगर हम उनको सही राह दिखाएंगे तो हमें लगता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन जब बेस्ट उनसे आप कराने लगोगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने लगोगे, तो वो आपका अपोज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको जब ज्ञान हो जाएगा सारी चीज़ों का तो आप समझ जाएंगे कि आप कितना गलत कर रहे हैं हमारे देश के लिए। तो ये आप अपने पीछे चलाने के लिए ज़रूरी है कि उनको उस तरह से क्वालिटेटिव एजुकेशन ना दिया जाए, उनको 10वीं में नकल करा के पास करा दिया जाए। तो वो नकल शुरू से कर लिए तो आगे भी आपका ही नकल करेंगे, आपके ही पीछे चलना शुरू करेंगे, तो आपको साहब साहब कहते रहेंगे। ये ट्रेंड है कि आप किसी ऑफिसर को अगर सर बोल दो तो उसको थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, उसको ये अच्छा लगता है कि उसको आप साहब कहो। साहब कहने से उसको राजा वाली फीलिंग आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप जो है, अगर अभी कह दिया जाए कि यूपीएससी का जो सिलेक्शन होगा और वो उसमें आप लोगों को घूस नहीं मिलेगा तो ज़्यादातर लोग विदेशों में शिफ्ट होना शुरू करेंगे, तैयारी छोड़ देंगे। जो अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं जो रियल में हो रहे हैं वो सब छोड़ के आप वहीं पे जहाँ पे कर रहे थे नौकरी वहीं पे करेंगे। अमेरिका में कर रहे थे, कनाडा यहाँ वहाँ कर रहे थे, सब वहीं चले जाएंगे, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। ये कोई भगत सिंह जैसी, अशफाकुल्ला खां जैसी सोच के लोग नहीं हैं, ये बहुत ही गरीब मानसिकता के लोग हैं, बस बौद्धिक रूप से थोड़ा अच्छे हैं। देखिए, सभी ऐसे नहीं हैं, सभी ऐसे इसलिए नहीं है कि जिस दिन सभी ऐसे हो जाएंगे तो यहाँ इस देश में ये सीरिया जैसा हाल हो जाएगा। तो कुछ अच्छे लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुतों की संख्या यही है। देखिए, अब इस केस में हम बताते हैं, 243 करोड़ रुपए इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन थी, लेकिन जो आईएएस अधिकारी को ये जिम्मेवारी दी गई वो मंत्री जी से जरूर मिल लिया होगा। मंत्री जी से मिलने के बाद जो है उसने इसकी वैल्यू तय कर दी 143 करोड़। 143 करोड़ रुपया भारत सरकार को मिला इसके विनिवेश से। 100 करोड़ रुपया इन दोनों में बट गया। 100 करोड़ रुपए ये ऐसे ही गड़क जाते हैं। तो ये जो समस्या है, इस समस्या से निपटने के लिए ये ज़रूरी है, मैं किसी दिन चर्चा करूँगा और ये मेरा क्लास ख़त्म होगा, आप लोगों का प्यार रहा तो मैं इस पे चर्चा करूँगा कि ये जो है एक पैसा ले ही नहीं पाएंगे। मेरा एक्चुअल उद्देश्य यही है कि हम आपको उस तरफ ले जाएंगे कि ये कोई भी करप्शन आदमी चाह के भी नहीं कर पाएगा। ये ज़रूरी है तरीका अपनाना, और मैं इस पर आपसे चर्चा करूँगा। ठीक है, अब देखें विनिवेश ये हुआ, उसके बाद फिर 2012, 13, 14 में प्रयास किया गया, लेकिन उस टाइम यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह साहब थे, बड़े बिजनरी आदमी थे, लेकिन थे नहीं हैं भी, सॉरी, लेकिन वो प्रधानमंत्री उस टाइम थे। तो मनमोहन सिंह साहब ने एक बार फिर से विनिवेश करने का प्रयास किया, लेकिन उनको अच्छा इसका रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई और उसने अपना बेचने में अच्छा खासा दिमाग लगाया और खूब अच्छे से, मतलब कि सारी चीज़ें हो रही हैं, विनिवेश किया जा रहा है। देखें, अगर आप सही से समझ पा रहे होंगे तो आप आरबीआई से लोन लें तब गड़बड़, आप
पब्लिक से लोन लें तब गड़बड़, आप जो है विनिवेश करें तब गड़बड़, आप बाहर से लोन लें तब गड़बड़। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन सिर्फ है कि आप अपने टैक्सेशन सिस्टम को मजबूत करें और टैक्स से अपनी अर्निंग बढ़ाएं। यदि आप उससे अपनी अर्निंग नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी हर स्थिति खराब ही होती जाएगी। और टैक्सेशन को ये सब बढ़ने नहीं देंगे, ये 100 करोड़ ऐसे गटक जाएंगे इनकम टैक्स में। अच्छा, आप सोचते होंगे जब तैयारी करते थे तो हम भी जब पढ़ रहे थे तो हम यही देखते थे कि जिसका कहीं मान लीजिए सिलेक्शन हुआ, मान लीजिए किसी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अब वहाँ पे जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो ये एक बन जाता है कि अब भाई बहुत कमाएगा। तो कमाएगा क्यों? यानी कि वो चोर बनने जा रहा है और उसको सामाजिक मान्यता मिली हुई है। आप सोचें कि कहाँ पे आप ले जा रहे हैं। वो अपने आप के पेट भरने के लिए पूरा देश कोलैप्स करा रहा है। ये इतनी खराब स्थिति है, जो 100 रुपए की व्यवस्था हम इधर उधर से कर रहे हैं, इससे क्या आपको लगता है हम लोग नीचे जा रहे हैं? पूरी खाई खुदी हुई उसी में हम धीरे धीरे समा रहे हैं। जब तक उस खाई से हमको निकलने का रास्ता जो मेरा टैक्सेशन डिपार्टमेंट है ये मजबूत नहीं होगा, और भ्रष्टाचार को मुझे लगता है कि यदि कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, लेकिन पकड़े भी कौन जाएंगे? छोटे लोग, बड़े बड़े तो पकड़ते ही नहीं, वो तो छोटे के रास्ते बड़े के पास जाता है, तो वहाँ तक आपका जाने का रास्ता ही नहीं, तो वहाँ आप उनको पकड़ कम पाएंगे। और वो जो अपनी एसेट भी बनाते हैं वो अपने यहाँ नहीं, जो उनके यहाँ काम करने वाला, उनका टॉयलेट साफ करने वाला रहता है, उसके नाम पता लगे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसको टॉयलेट ही साफ करना है। तो ये सारी समस्याएं, आप इसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको ये तरीका बताऊंगा, ये है, लेकिन इसको लोग फॉलो नहीं करना चाहते, इसलिए मैं इसको चर्चा करूंगा कभी, ठीक है। देखें, विनिवेश में ये होता है कि एसेट जो है उसको बेचकर उससे जो पैसा मिलता है उस पैसे को लेकर अपने वित्त प्रबंधन के लिए, राजकोषीय जो घाटा है उसको बैलेंस करने के लिए विनिवेश किया जाता है। एक और तरीका, इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, दूसरा है एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन, इसमें क्या होता है कि हमारे पास, जैसे समझें कि हमारी जो पूरी ज़मीन है, पूरी भारत की जितनी धरती है, लैंड एरिया है, इसका 83% भारत सरकार के पास है, 17% हम आम लोगों के पास है। तो वो क्या करती है कि वो जो है अपने ज़मीन को लीज पे दे देती है कि आप लीजिए 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए आप लीज पे लीजिए, हमको आप कुछ पैसा दीजिए। उस पैसे को लेकर वो 100 रुपये के उसमें यूज करती है और 30 साल 40 साल के जब लीज खत्म होगा तो फिर से हमारी ज़मीन हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो हम इन दोनों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि यदि को मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा लाइव क्लासेस चलाने का ऑप्शन आ जाएगा और मैं फिर आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा। अभी चूंकि हमको वीडियोस डालने पड़ते हैं, हम इससे आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं कि आपके क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों का रिएक्शन क्या है, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता है। यदि आप थोड़ा सा मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे पास लाइव क्लासेस का ऑप्शन आ जाएगा, मैं फिर लाइव क्लासेस लूँगा। थैंक यू वेरी मच।